मेरे बिहार के भाइयों और देश के सभी जागरूक लोगों, आज मैं वेलकम नहीं कहूँगा क्योंकि ये कहानी जस्ट की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने एक पूरे राज्य की दिशा बदल दी। 1950 के दशक में बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो भारत की इंडस्ट्रियल ताकत थी। फिर 1952 में आया एक ऐसा नियम जिसका नाम तो छोटा था लेकिन असर इतना बड़ा कि उसका दर्द आज भी महसूस होता है। आज बात भावनाओं की नहीं, तथ्यों की हो गई और सच थोड़ा कड़वा हो सकता है। तो सवाल ये है कि जो राज्य कभी देश के टॉप 4 में था वो अचानक बीमारू कैसे बन गया। इसी बीमारू के टैग के कारण बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1946 में बिहार भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। पर कैपिटा इनकम में पश्चिम बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसी बड़ी प्रेसिडेंसी से काफी ऊपर था। तो फिर क्या हुआ, ऐसी कौन सी पॉलिसी ने एक समृद्ध राज्य को भारत के सबसे गरीब राज्यों में बदल दिया। आज हम बात करेंगे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की, एक ऐसी नीति जिसने बिहार से ट्रिलियंस रुपए छीन लिए। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यह नाम तो जटिल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। 1952 में भारत सरकार ने एक नीति बनाई। सोच उनकी यह थी कि देश में सभी जगह खनिज और कच्चे माल जैसे कोयला, लोहा, स्टील, सीमेंट की कीमतें एक समान होनी चाहिए, चाहे फैक्ट्री दिल्ली में हो या मुंबई में या फिर उस जगह जहां ये खनिज निकलते हैं। लेकिन ये किया कैसे गया? इसका उत्तर है रेलवे फ्रेट, यानी परिवहन की लागत को सब्सिडाइज किया गया, जिसका गोल था कि रीजनल इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, जिसके कारण इंडस्ट्री कहीं भी लग सके। पर रियलिटी बिल्कुल ही उल्टा हुआ। ये पॉलिसी 1993 तक चली, पूरे 41 साल, और इन 41 सालों में इसने बिहार सहित पूर्वी भारत के राज्यों को बर्बाद करके रख दिया। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के पार्ट ए की, यानी कि नेचुरल एडवांटेज का खत्म होना। जरा समझिए इस बात को कि बिहार और झारखंड, जो उस समय बिहार का हिस्सा था, 1950 में भारत का 90% से ज्यादा लोहा और स्टील का उत्पादन इसी दो राज्यों से होता था। 90% यहाँ की मिट्टी में खनिज का खजाना था। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि जिस जगह रिसोर्स है वही इंडस्ट्री लगेगी, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने यह एडवांटेज खत्म कर दिया, जिसके वजह से अब मुंबई में फैक्ट्री लगाओ या बिहार में, रॉ मटेरियल का दाम बराबर होगा। तो कंपनीज ने सोचा क्यों बिहार में लगाएं जब मुंबई में पोर्ट्स हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और मार्केट भी पास में है। इस सोच का रिजल्ट ये हुआ कि बिहार के खनिज तो निकलते रहे, ट्रेन्स भर भर कर दूसरे स्टेट में भेजे गए, पर यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगी, प्रोसेसिंग नहीं हुई, जॉब्स नहीं बनी, वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। इन सब के कारण बिहार में हुआ रिसोर्स कर्स, मतलब कि रिसोर्स है पर डेवलपमेंट नहीं। अब हम चलते हैं टॉपिक के पार्ट बी पे, यानी कि द नंबर दैट डोंट लाई। आंकड़े देखा जाए तो 1951 से 1961 तक बिहार का इंडस्ट्रियल आउटपुट 75% बढ़ा। नेशनल एवरेज जो कि 41% था, उससे कहीं ज्यादा। राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर फिर पॉलिसी लागू हुई, ग्रोथ रुक गई। एक स्टडी बताती है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से पूर्वी भारत में आयरन स्टील बेस्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ 0.5% से 0.6% सालाना कम हो गई। पर कैपिटा इनकम में 1946 में जहां बिहार चौथे पे था, 1962 आते आते सबसे नीचे आ गया। 1991 तक दूसरा सबसे गरीब राज्य बन गया था, सिर्फ उड़ीसा से ऊपर ही था बिहार। अगर टोटल इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो सिर्फ आयरन ओर से बिहार को तकरीबन 1.12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह 2025 का एस्टिमेट है, अभी तो और ज्यादा हो गया होगा इसका दाम। अगर पूर्वी राज्यों को देखें तो उनकी कलेक्टिवली करीब 1000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये जॉब्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन था, हेल्थ केयर था, एक पूरी जनरेशन के ड्रीम्स था। एक पॉलिसी ने सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदली, उसने बिहार की किस्मत की दिशा बदल दी। और अब वक्त है सच जानने का, वो फैक्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आते। फैक्ट 1, प्रेसिडेंशियल एडमिशन, यानी कि 2017 में तब के राष्ट्रपति और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पब्लिकली माना कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार की ग्रोथ को हिट किया था और बहुत बुरा हिट किया। ये काफी रेयर है क्योंकि सरकारें अपनी गलतियां एडमिट नहीं करती हैं, पर यहाँ स्वीकारोक्ति है। अब अगर बात करते हैं फैक्ट 2 की, जो था कि नो कंपनसेशन ग्रांटेड, यानी कि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2014 में तो कंपनसेशन पैकेज दिया गया, पर जब बिहार का विभाजन हुआ 2000 में, बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कुछ नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी नहीं।
एफईपी के 41 साल के नुकसान का कोई कंपनसेशन नहीं। अब आते हैं फैक्ट 3 पे, यानी सेलेक्टिव इनजस्टिस जो हुआ था बिहार के साथ। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी सिर्फ खनिजों पर लागू थी, कॉटन और पेट्रोलियम पर नहीं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गुजरात जैसे स्टेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री फली फूली, पेट्रोलियम रिच स्टेट्स को एडवांटेज मिला, पर कोल और आयरन रिच स्टेट्स बर्बाद हो गए। अब आखिरी फैक्ट, यानी द कैस्केडिंग इफेक्ट। पॉलिसी 1993 में खत्म हो गई, पर नुकसान जारी रहा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट सब कुछ दूसरे स्टेट्स में बन चुके थे। इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करना काफी कॉस्टली होता है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज वहीं रही, जिसके कारण आज भी बिहार का मैन्युफैक्चरिंग शेयर नेशनल एवरेज से नीचे है। यही है पाथ डिपेंडेंसी, यानी एक गलत मोड़ और पूरी सदी उसकी कीमत चुकाती है। अब नंबर से हटकर बात करते हैं रियल इम्पैक्ट की, क्योंकि पॉलिसीज का असर स्प्रेडशीट में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखता है। इसके ग्राउंड इम्पैक्ट क्या हुए वो जानते हैं। जब फैक्ट्रियां बंद हुई तो सपने भी बंद हो गए, जॉब्स नहीं बनी तो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट, मुंबई के मिल्स, पुणे की फैक्ट्रीज, बेंगलुरु के टेक पार्क्स, हर जगह में, हर शहर में आपको मेहनत करता एक बिहारी माइग्रेंट लेबर मिलेगा। वो चॉइस से नहीं गया था, मजबूरी से गया था। ऐसे ही एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में भी हुआ। जब खजाना खाली हो जाता है तो भविष्य भी खाली हो जाता है। रेवेन्यू गिरा तो स्टेट के पास पैसा ही नहीं बचा, स्कूल जर्जर हो गए, हॉस्पिटल में रिसोर्सेज नहीं बचे, एक पूरी जनरेशन कॉम्प्रोमाइज तरीके में बड़ी हुई। और अब जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो है लोगों का स्टीरियोटाइप, और सबसे गहरी चोट यही लगी। धीरे धीरे नैरेटिव बदल दिया गया, बिहार बैकवर्ड है, बिहारी कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बातें बोली जाने लगी। लेकिन सच क्या है ये कोई जानता ही नहीं है। बैकवर्डनेस नेचुरल नहीं थी हमारी, ये पॉलिसी इंड्यूस थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक इम्बैलेंस था, जहाँ रिसोर्सेज यहाँ से निकले और डेवलपमेंट कहीं और चला गया। आज जब कोई बिहारियों का मजाक उड़ाता है तो उन्हें याद दिलाइए, ये वही स्टेट है जो कभी भारत के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता था। और सच ये है, अगर पॉलिसीज फेयर होती तो वो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही प्रॉस्पेरिटी यहाँ भी दिखती जो आज महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका में दिखती है। अब अगर आज सोचें कि क्या बिहार अब रिकवर कर सकता है, तो इसका आंसर हाँ, कर सकता है। हाल के सालों में कुछ सुधार हुए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्नॉलेज किया कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने ईस्टर्न स्टेट्स को हार्म किया, पर अब वो ग्रोथ इंजन्स बन रहे हैं। स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, जैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार पैकेज। पर रियलिटी चेक करें तो ये कंपनसेशन उस नुकसान के कंपैरिजन में बहुत कम है जो ऑलरेडी हो चुका है। 1000 लाख करोड़ का लॉस वर्सेस 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ये किस एंगल से कंपैरिजन करने लायक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अब भी बड़ा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना मुश्किल है। जब हमारी बेसिक फैसिलिटीज ही वीक हैं तो हम कहां से बुर्ज खलीफा बना लेंगे। इतिहास ने हमें सबक दिया, अब भविष्य के लिए क्या जरूरी है ये समझना होगा। सबसे पहली बात, हिस्टोरिकल जस्टिस, यानी कि पूर्वी स्टेट को प्रॉपर कंपनसेशन पैकेज मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ सिंपैथी। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, यानी कि रोड्स, पावर प्लांट, लॉजिस्टिक, इन पर मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। तीसरी बात, पॉलिसी चेंज, मतलब जो पॉलिसी रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ाती हैं उन्हें रोकना होगा। चौथी बात, नैरेटिव चेंज, जो सबसे जरूरी है कि लोग माइंडसेट बदलें। बिहार बैकवर्ड नहीं है, यह हिस्टोरिकली रॉन्ग्ड है। कुछ एक्सपर्ट, जिनमें IIM प्रोफेसर भी हैं, कहते हैं कि साउदर्न स्टेट्स को ईस्टर्न स्टेट्स को कंपनसेशन करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉस्पेरिटी पार्शियली उस एक्सप्लॉयटेशन पर बिल्ट है। ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की कहानी, एक पॉलिसी जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के नाम पर बनी, पर रियलिटी में एक पूरे रीजन को पीछे ढकेल दिया। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, ये रीजनल जस्टिस का सवाल था और है। अगली बार जब कोई बिहार या बिहारियों का मजाक उड़ाए तो याद रखिए, ये हिस्ट्री है। बैकवर्डनेस कोई चॉइस नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है पॉलिसीज के, डिसीजंस के, और कभी कभी इनजस्टिस के भी। और हाँ, कंपनसेशन अब भी मांगा जा सकता है और हम मांगते हैं कंपनसेशन। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को एक्नॉलेज करना ये अकाउंटेबिलिटी की पहली स्टेप है, और इसको अगर हम एक्नॉलेज करेंगे तो इससे हमारी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली और ना ही सेंटर की कोई बेइज्जती होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये स्टोरी ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच डीप डाइव्स इनटू इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्रीज।
कमेंट में बताइए कि आपको FEP के बारे में पता था और क्या आप मानते हैं कि कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थिंक डीपर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।